नमस्कार दोस्तों। और सब ठीक ठाक। तो आज हम बात करेंगे निजीकरण पर, जिसको ज़्यादातर लोग बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। तो कोई बोलता ही नहीं, सेल कर दिया, बेच दिया, देश बेच दिया, ये बेच दिया, वो बेच दिया। फिलहाल बात चल रही है बैंकिंग सेक्टर पर कि बैंक बेच दिए, बैंक बेचा जा रहा है, देश बेचा जा रहा है। कहाँ से आ रही है ये बातें, कौन कर रहा है ये बातें, क्यों कर रहे हैं ये बातें, आज हम इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले तो इसके लिए ज़रूरत है आपको प्राइवेटाइजेशन समझने की। क्या है प्राइवेटाइजेशन, क्या है निजीकरण। कुछ नेता लोग इसका गलत मीनिंग निकाल करके इसका फ़ायदा उठा रहे हैं अपनी राजनीति स्तर के लिए। दरअसल होता क्या है, सेल का मतलब ये होता है कि आपने कोई चीज़ बेच दी, उसका अमाउंट ले लिया, ख़त्म कहानी। प्राइवेटाइजेशन में आप कुछ हिस्सा बेचते हैं, या उसे भी प्रॉपर बेचना नहीं कहेंगे, उसको लीज पे देते हैं इस्तेमाल करने के लिए, ताकि उसमें सुधार हो सके, ताकि उससे जो घाटा हो रहा है वो फ़ायदे में आ सके। हमने काफ़ी नोटिस किया होगा, काफ़ी टाइम से कुछ बैंक घाटे में जा रहे हैं। अब इसके लिए कुछ लोग कहेंगे कि इसका तो वो है जो मान लिया भाग गया लोन लेकर के, नीरव मोदी भाग गया लोन लेकर के, इसलिए घाटे में जा रहे। नहीं, लोन देने वाले कोई और थे, और अब पता था जो सरकार आई है ये गर्दन से पकड़ करके अंदर घुसा देगी, इसलिए जब तक मेरी सरकार पूरी तरह अपना कब्जा जमाती तब तक में वो लोग निकल लिए। और निकालने में भी किन लोगों का हाथ है वो सभी जानते हैं, लेकिन हम ये अलग मैटर है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, वो मैं बताता हूँ आपको। होता क्या है कि सरकारी ऑफिस क्या है वो हम सभी जानते हैं। क्यों लोग सरकारी नौकरी की गुहार लगाते हैं, सरकारी नौकरी करनी है? क्योंकि शायद इनको पता नहीं कि अब बहुत कुछ बदल चुका है, अब वो ज़माना नहीं रहा। सरकारी का मतलब ये होता है कि सरकारी ऑफिस में गए, सुबह कुर्सी तोड़ने के लिए बैठ के, कोई काम नहीं करना होता, सैलरी मिलनी होती है, जब मर्जी जाओ जब मर्जी नहीं जाओ, बाबू बन के रहो। तो भैया वो ज़माना गया। अब प्राइवेट से ज़्यादा सरकारी कर्मचारियों को काम करना पड़ रहा है। जो टाइम कहा गया उस टाइम पर ऑफिस में पंचिंग तुम्हारी होनी है, हो तो होनी है, नहीं तो कटनी है सैलरी। अब कुत्ते की तरह काम लिया जा रहा है सरकारी ऑफिसों में भी। तो पहले क्या होता था, चलो उदाहरण देता हूँ मैं दिल्ली के बिजली विभाग का। पहले दिल्ली में था डेसू। जो भी लोग दिल्ली में रहते हैं वो जानते हैं, वो समझते हैं दिल्ली में डेसू जो था उसका क्या प्रकोप था। रोज़ गर्मियाँ हमारी कभी बिजली में नहीं कटी, लाइट जाती थी, दो दो ढाई ढाई तीन तीन बजे तक आती थी। अगर कोई एक फ्यूज़ उड़ गया तो गए 3-4 महीने के लिए। जब किसी बाबू का कोई कभी दिल करा करके ठीक करने के लिए तो ठीक कर गए, वरना नहीं। 100 में से 1-2% ही ऐसे लोग थे जिनके घरों में मीटर लगे थे और बिजली के बिल आते थे, वो टैक्स पेयर्स थे। बाकी 99% ऐसे थे, या 98% बोल लो, जिनके मीटर नहीं थे। तो होता क्या था, सरकार का सिर्फ पैसा लगता था वायरिंग में, जो एम्प्लॉय के ऑफिस में काम करें उनकी सैलरी में, उनके एक्सपेंसेस में, उनकी फाइल्स में, उनके चाय में, उनकी तनख्वाह में, उनके बोनस में। सिर्फ पैसा ज़्यादा था, इनकम का कोई सोर्स नहीं था, जिसकी वजह से विभाग घाटे में ही चलता जा रहा था। सरकार बदली, समीकरण बदले, सरकार को दिखा के देश पर कर्जा ज़्यादा। जाहिर सी बात है, कर्जा तो होगा ही, तुम खर्च कर रहे हो, कमाने का जरिया तुमने ले ही नहीं रखा, तो कर्जा तो होगा ही। सरकार बदली, समीकरण बदले, कुछ बनाए नियम, जो जो चीज़ समझ में आई टेंडर निकाले। अच्छा, कुछ लोगों को ये लगता है कि अंबानी को बेच रहे हैं, टाटा को बेच रहे हैं, अपने बिजनेसमैन को बेच रहे हैं, उनका फ़ायदा करा रहे हैं। तो भैया ऐसा नहीं होता है। किसी भी चीज़ का कोई काम कराना होता है सरकारी विभाग में, अगर आपके मोहल्ले की कोई गली भी ठीक करानी है तो उसके लिए भी प्रॉपर प्रोसेस होता है। एक टेंडर निकाला जाता है, टेंडर न्यूज़पेपर में छपता है, साइट पर डलता है, और जो उस फील्ड से जुड़े हुए कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो इंतज़ार करते हैं इन टेंडर्स का। जैसे ही आते हैं अपनी अपनी कोटेशन भर के जमा कराते हैं, फिर सरकार डिसाइड करती है कि किसकी कोटेशन, किसकी क्वालिटी सही रहेगी जिसको हम ये टेंडर दें, और फिर वो काम करती है। फिर वो उसका कॉन्ट्रैक्ट लेती है, उस पर उतना फंड देती है सरकार को, और अपना वो काम करती है सरकार से पैसा ले करके। ये होता है सरकारी काम। ठीक उसी तरह
कोई भी चीज़ प्राइवेट की जाती है तो उसका भी टेंडर निकाला जाता है। जिसका टेंडर अच्छा लगता है उसके अंडर कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है उसका। वही काम दिल्ली के बिजली विभाग का हुआ। टेंडर निकाले गए, टेंडर में अंबानी की मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के कुछ टेंडर सही थे और टाटा के कुछ टेंडर सही थे। तो दिल्ली का बिजली विभाग टाटा और रिलायंस के हाथ में है अभी। फ़ायदा क्या हुआ इससे और नुकसान क्या थे, तो वो तो मैंने बता ही दिया आपको कि पैसा सिर्फ जाता था, आता नहीं था। फ़ायदा क्या हुआ, हर घर में बिजली के मीटर लग गए। अब बिना मीटर के आप बिजली इस्तेमाल नहीं कर सकते। हर घर से रिलायंस और टाटा पैसा लेगी। सरकार को प्राइवेट करने पे रिलायंस और टाटा से डिपॉजिट अमाउंट मिला, जिससे उस वक्त की मौजूदा सरकार जो कि हमारी अटल बिहारी जी की सरकार थी, उन्होंने देश का कर्जा चुकाने में काफ़ी मदद मिली उनसे। सभी जानते हैं इस बात को कि जब अटल बिहारी जी की सत्ता गई थी तो हमारे देश पर 1 रुपये का भी विदेशी कर्जा नहीं था। हमारा देश पूरी तरह से कर्ज मुक्त था इन्हीं सब नीतियों के चलते। तो जब प्राइवेट हुआ बिजली विभाग, जो 98 या 90% 99% लोग थे जिनके घरों में मीटर नहीं थे, उन सबके घरों में मीटर हो गए। बिना मीटर के बिजली नहीं मिलेगी, ये लागू हो गया था। सबको मीटर लगवाने पड़े, सबको बिल भरने पड़े, जिसका ये हुआ कि जो पैसा रिलायंस ने लगाया था, टाटा ने लगाया था, उनका वो तो रिकवर हुआ ही हुआ, साथ ही बिजली का बिल भरने पे मिलने वाले सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, वैट टैक्स, इन टैक्स के ज़रिए सरकार को उससे रेवेन्यू मिलने लगा। जो कभी विभाग घाटे में जा रहा था उससे अब सरकार टैक्स के ज़रिए कमा रही है। और प्राइवेट करने से पब्लिक को सुविधा मिली। जो कभी एक एक दो दो हफ्ते लाइट नहीं आती थी, जो एक एक दो तीन तीन महीने फॉल्ट पे सुनवाई नहीं होती थी, 24 घंटे के अंदर अब आपके बिजली के फॉल्ट पर सुनवाई है। और यही नहीं, आपका पावर कट 1 घंटे से ज़्यादा का नहीं हो सकता, ये नियम बने हैं। अगर आपका कोई फॉल्ट हो गया है तो टेम्परेरी किसी ना किसी भी उस विभाग को किसी न तरह आपकी लाइन चालू करनी है, फिर उस फॉल्ट को ठीक करना है, फिर वो लाइन उसको परमानेंट ठीक करेंगे। ये होता है प्राइवेटाइजेशन का फ़ायदा, पब्लिक को सुविधा मिलती है। हाँ, पैसा देना पड़ता है पब्लिक को, वो बात ठीक है, जैसे बिजली का बिल भरने में पैसा देना पड़ा, लेकिन सुविधा तो मिल रही है, 24 घंटे की बिजली तो मिल रही है। ठीक उसी तरह बैंकिंग सेक्टर में है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरी मम्मी का बैंक अकाउंट है पंजाब एंड सिंध बैंक में। एक एटीएम कार्ड अप्लाई किया, मैनुअल फॉर्म भर के जमा करा। ये बात है 2020 की, सॉरी 2018 की, 2020 में तो दोबारा किया था। 2018 की बात है, मैनुअल फॉर्म भर के जमा करा। हमें वहाँ से ये कहा गया कि 45 दिन लगेंगे कार्ड बन के आने में, और कार्ड यहीं से रिसीव करना होगा आकर के। तो भैया एग्जैक्ट 2 महीने बाद मैं गया बैंक में। मैंने पूछा जी एक एटीएम कार्ड आया? उन्होंने कहा नहीं आया। ठीक है जी, मैं वापस आ गया। 3 महीने हो गए, 3 महीने बाद गया, जी एटीएम कार्ड आया? कहा कि नहीं आया। 4 महीने बाद गया, एटीएम कार्ड आया? कहा कि जी नहीं आया। अब यहाँ पे मेरा पारा हो गया था हाई कि भाई 45 दिन तुम्हारे ऑफिशियल डेज किस हिसाब से काउंट होते हैं? 4 महीने हो गए, तुम्हारा कार्ड नहीं बन के आ रहा आज तक। पंजाब एंड सिंध बैंक की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो वो बंदा मेरे से लड़ने को उतारू, ऐसे कैसे, हम जब आएगा पीछे से तब आएगा तब देंगे, तुम सिर पे कैसे चढ़ सकते हो, ये वो है। हम उसके कस्टमर हैं, वो हमें कस्टमर नहीं समझता, वो हमें नौकर समझता है, क्योंकि सरकारी बैंक का कर्मचारी है। किसी भी कस्टमर को ये कस्टमर नहीं समझते, नौकर समझते। आप इनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये मेरा काम कर दीजिए प्लीज़, पासबुक अपडेट करानी मुझे, प्लीज़ कर दीजिए। उसका मूड होगा ठीक तो कर देगा, नहीं तो कह देगा सर्वर नहीं चल रहा, प्रिंटर नहीं चल रहा, और आपको वापस भेज देगा। ये डिपेंड नहीं करता कि आप कितनी दूर से आए। लंबी लंबी लाइनों में आपको पासबुक अपडेट करने के लिए लगना पड़ता है। टी ब्रेक, लंच ब्रेक तो फेमस है इन बैंकों के। तो भाई साहब, जब मैंने वहाँ पे हंगामा मचाया, अंदर से मैनेजर निकल करके आया। मैनेजर ने कहा सर 1 मिनट मैं चेक करता हूँ। रजिस्टर चेक किया, मेरा एटीएम कार्ड 1 महीना पहले आ चुका था। हालांकि टाइम पे फिर भी नहीं आया, 3 महीने लगे उसे आने में 45 दिन की जगह, लेकिन मेरा एटीएम कार्ड आ चुका था। मैंने वो एटीएम कार्ड रिसीव किया। अब शर्त यह है, एटीएम कार्ड को पहले उसी एटीएम मशीन में डाल करके एक्टिवेट किया जाएगा। उसी बैंक की में लगी हुई एटीएम मशीन ख़राब थी, पंजाब एंड सिंध बैंक, और पूरे 3 किलोमीटर के दायरे में एक भी एटीएम नहीं, जिसका नतीजा निकला वो एटीएम कार्ड यूज़ नहीं हो पाया और 3 महीने बाद ब्लॉक हो गया।
यह है सरकारी बैंक का हाल। वहीं प्राइवेट बैंक में आपने वेबसाइट खोलनी है, लॉगिन करना है, अप्लाई करना है, 15 दिन में एटीएम कार्ड आपके घर पे। सरकारी बैंकों में आप सिर्फ धक्के ही खाते हैं। पासबुक अपडेट कराने जाएंगे तो लंबी लाइन में लगवाएंगे, टोकन लो, अपना नंबर आने का इंतज़ार करो। सुबह 10 बजे का जा गया हुआ बंदा 12 बजे से पहले नहीं आएगा सिर्फ एक पासबुक अपडेट कराने के लिए। कैश डिपॉजिट करने जाओगे, चाहे 500 रुपये डिपॉजिट कराने पड़े, आपको जुर्म सा लगेगा कि मैंने क्या गुनाह किए थे कि आज मैं इतनी लंबी लाइन में लगा हूँ। लाइन लगने का मतलब ये तो है कि सरकारी बैंकों के पास अकाउंट्स हैं, लेकिन उनको हैंडल करने वाले नहीं हैं। जो कर्मचारी हैं उनका ट्रीट वाहियात होता है कस्टमर के साथ। जिनके अकाउंट से उनको पैसा मिलता है, जिनके अकाउंट से उनको सैलरी मिलती है, क्योंकि उनके पास अकाउंट्स है, तभी उनके हेड वालों ने उनको रखा हुआ है कि आपकी ब्रांच में इतने अकाउंट्स हैं। इनको भी पता है इनके ब्रांच में अकाउंट्स की वैल्यूज़ क्या होती है, वो है तभी इनके पास अकाउंट्स है। लेकिन इनको उनकी वैल्यू समझ में, इनको महीने की सैलरी मिल रही है, क्या टेंशन है। कोई देख रेख वाला नहीं है, मैनेजर अपना कैबिन में बैठा है, बस मैनेजर कैबिन से बाहर निकलेगा तब तक शांति होगी पूरे फ्लोर पे, कोई दूसरे से बात नहीं करेगा। मैनेजर जैसे ही अंदर, फिर उसके बाद पासबुक अभी अपडेट नहीं होगी आपकी, आपने 1 साल से पासबुक अपडेट क्यों नहीं कराई, हमारी गलती है, अब मैं सिर्फ 15 दिन की अपडेट करके दूंगा, पिछले की अपडेट नहीं करूंगा, 2 घंटे तक कौन लगा रहेगा लगा करने पर अपडेट। इस तरह के जवाब मिलेंगे आपको। सेविंग अकाउंट की स्टेटमेंट नहीं मिलती, जाके ऑनलाइन निकाल लो। ऑनलाइन आईडी के लिए आपको मैनेजर के पास फॉर्म भर के देना पड़ेगा, आईडी पासवर्ड बैंक से बन के आएगा, आप ऑनलाइन अकाउंट से नहीं बना सकते उनसे बिना किसी परमिशन के। अगर किसी आदमी को अपनी बदतमीजी करवानी हो, जिल्लत करवानी हो, तो वह सरकारी बैंक में चला जाए। इन्हीं सब से निपटारा होगा जब ये प्राइवेटाइजेशन में आ जाएंगे, जब इनको प्राइवेट सैलरी मिलने लगेगी, प्राइवेट कुर्सी पे बैठेंगे, प्राइवेट कुर्सी पे बैठ के काम करेंगे, तब इनको समझ आएगी कि हाँ काम ऐसे होता है, कस्टमर से ऐसे डील की जाती है, कस्टमर से ऐसे बात की जाती है। कभी किसी प्राइवेट बैंक में जा कर के देखो, आपको पता चलेगा कि वो आपके साथ कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे बात करते हैं। सैलरी उनको भी मिलती है, उनको भी महीने की सैलरी मिल रही है, क्या टेंशन है उनको। लेकिन उनके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम इस कस्टमर को कितना सेटिस्फाई कर सकते हैं, कितने प्यार से, कितनी तहजीब से उससे बात कर सकते हैं, और वो करते हैं। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, आप खुद देखिए क्या सही है क्या गलत। मैंने अपना नज़रिया आपके सामने रखा। इसी के साथ जय श्री राम। कैसा लगा सुझाव ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।